दोस्तों, मैं हूं सुमित चौधरी और सक्सेस प्लस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आजकल हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम दुनिया भर के महान फिलोसोफर्स, मैथमेटिशियंस एंड साइंटिस्ट की बायोग्राफी को रिव्यू कर रहे हैं। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राचीन यूनानी गणितज्ञ और वैज्ञानिक हीरोन ऑफ अलेक्जेंड्रिया की जीवनी और उनके योगदान के बारे में। हीरोन ऑफ अलेक्जेंड्रिया, जिनको द ग्रेटेस्ट एक्सपेरिमेंटर ऑफ एंटीक्विटी कहा जाता है, यानी प्राचीन विश्व के सबसे महान प्रयोगकर्ता के रूप में उनको जाना जाता है। इनका नाम आप सभी ने सुना होगा, और नाम कब सुना है आपने? जब आप 10th क्लास तक की जो बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे तो उस समय आपने हीरोन फॉर्मूला पढ़ा होगा। किसी भी ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला था जो इस तरह से था, अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जिसमें एस जो है वो होता था a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यानी हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। ए बी और सी क्या हैं? यहाँ पे ट्राइंगल की साइड्स हैं। तो ये जो फॉर्मूला है ये आप सभी ने पढ़ा है, और ये फॉर्मूला जो है ये हीरोन ने ही दिया था, और ये अलेक्जेंड्रिया के रहने वाले थे, इसीलिए इनको हीरोन ऑफ अलेक्जेंड्रिया कहा जाता है। इनकी जीवनी और इनके वर्क के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने सिर्फ मैथमेटिक्स की फील्ड में ही काम नहीं किया बल्कि बाकी फील्ड में भी काम किया है। ये एक बहुत ही महान एक्सपेरिमेंटर थे, जैसा कि मैंने बताया। इन्होंने मैकेनिक्स की फील्ड में भी काम किया है, ऑप्टिक्स में भी काम किया है, और छोटे छोटे काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स भी बनाए हैं जो कि एक तरीके से फाउंडिंग एलिमेंट्स रहे हैं आने वाले समय में। जो मॉडर्न आप साइंस देखते हैं उसमें आप जो भी इक्विपमेंट्स देखते हैं उसमें कुछ कुछ योगदान इनका रहा है। तो इनके बारे में हम बात करेंगे। कहाँ से थे? अलेक्जेंड्रिया से थे, लेकिन इनका जन्म कब हुआ उसके ऊपर काफ़ी सारी डिबेट्स हैं। अलग अलग जो हिस्टोरियंस हैं, अलग अलग जो मैथमेटिशियंस हैं, वो अलग अलग इस पर राय रखते हैं। उनकी बात कर लेते हैं, क्या क्या उसके ऊपर डिबेट है। तो पहले तो इनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया। जो इनका टाइम है वो लगभग माना जाता है 62 एडी में इनका जन्म हुआ था अलेक्जेंड्रिया में। अलेक्जेंड्रिया कहाँ है? इजिप्ट में। इजिप्ट में अलेक्जेंड्रिया शहर बसाया था। जो अलेक्जेंडर द ग्रेट हैं, जिन्होंने इजिप्ट को अपने कंट्रोल में ले लिया था, उसके बाद वहाँ अलेक्जेंड्रिया शहर बसा था। उसके बाद यहाँ पे इनका जन्म होता है। ग्रीक जियोमेटर थे, इन्वेंटर थे, जिन्होंने सिर्फ अपना काम ही नहीं बल्कि जो उस समय का जो बेबीलोनिया था, आज का जो इराक है उसको बेबीलोनिया बोलते थे, उसकी जो इंजीनियरिंग थी, जो पुरानी एंशियंट इजिप्ट की इंजीनियरिंग थी, बेबीलोनिया की थी, और एंशियंट ग्रेको रोमन वर्ल्ड की जो इंजीनियरिंग उस समय पे डेवलप थी, चाहे आर्किटेक्चर में हो, चाहे वो मैथमेटिक्स में उस समय का जो कंट्रीब्यूशन हो, या फिर और फिजिक्स की फील्ड में जो भी चीज़ें हो, उसको इन्होंने कलेक्ट करके भी रखा, और अपनी राइटिंग्स में भी, इनकी राइटिंग्स में भी वो चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है जियोमेट्री में, उसका नाम है मेट्रिका, जो कि काफ़ी लंबे समय तक गुमशुदा था, लेकिन 1896 में ये वर्क जो है बाद में मिला, और उसके बाद इनको क्रेडिट दिया जाता है उन चीज़ों का जो इन्होंने काम किया था। तो ये हैं हीरोन ऑफ अलेक्जेंड्रिया। उस समय के काफ़ी सारे पुराने मैथमेटिशियंस हुए हैं, काफ़ी सारे फिलोसोफर्स हुए हैं, जिनके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं, जैसे एरिस्टोटल, सोक्रेटिस, प्लेटो हुए हैं, पाइथागोरस हुए हैं, यूक्लिड हुए हैं। इनके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, और आने वाले समय में और भी इनके बारे में जानेंगे, जो जो यहाँ के रह गए हैं उनके बारे में। तो उनकी बातें तब आप देखना, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अर्ली लाइफ के बारे में बात करते हैं। तो कौन से समय में पैदा हुए, इसके ऊपर डिबेट है। मैंने आपको कहा था 62 एडी में पैदा हुए, वो सबसे ज़्यादा मान्य डेट मानी जाती है कि 62 एडी में इनका जन्म हुआ। अब कुछ स्कूल ऑफ थॉट हैं, वो ये कहते हैं, दो स्कूल ऑफ थॉट हैं मेनली। एक कहता है कि 150 बीसी में इनका जन्म हुआ, ठीक है। दूसरा कहता है कि 250 एडी में इनका जन्म हुआ, जो कि अपने आप में बहुत लंबा गैप हो गया। 150 तो ये हो गया, 250 ये हो गया, तो दोनों मिला के आपको देख रहे हैं कि 400 सालों का इसमें गैप आपको देखने को मिलता है कि ये इतना टाइम गैप कैसे हो सकता है, क्यों है। इसके ऊपर काफ़ी सारे लोग अपनी अपनी राय देते हैं। कुछ जो लोग हैं जो कहते हैं कि 150 बीसी में इनका जन्म हुआ, इनका कहना है कि इनका जो काम है उससे को देख के ये पता चलता है कि इनका जो काम है वो आर्किमिडीज से बाद का नहीं हो सकता, और आर्किमिडीज जो हैं वो 287 से आर्किमिडीज से बाद का कोट फ्रॉम एनी वर्क लेटर देन, ये माना जाता है कि इससे बाद का नहीं हो सकता। तो आर्किमिडीज का जो टाइम माना जाता है वो 287 से 212 बीसी का माना जाता है। उसके बाद कुछ जो दूसरी स्कूल ऑफ थॉट है जो 250 एडी का दावा करते हैं, वो कहते हैं कि इनका जो टाइम है वो टोलमी के बाद का है। अब टोलमी की बायोग्राफी मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, वो एक बहुत ही फेमस एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन थे। उनके बाद इनका जन्म हुआ है, ये इनका कहना है। लेकिन पपूज एक और मैथमेटिशियन और एक फिलोसोफर हुए हैं, इनके पहले का है। तो दोनों में
एक चीज़ क्लियर नहीं होती कि बाद में है पहले है, लेकिन कितना बाद में है और कितना पहले है ये तो बात इसमें जस्टिफाई कहीं होती नहीं है, तो इस थॉट को नहीं माना जाता। बाद में काफ़ी सारी चीज़ें आगे चल के इनके ऊपर रिसर्च हुई, पुराने जो मैथमेटिशियंस थे, हिस्टोरियंस थे, उनके डेटा को कलेक्ट किया गया और मॉडर्न टाइम्स में ये माना जाता है कि कोलुमेला नाम के एक रोमन सोल्जर थे और फार्मर भी थे ये, इन्होंने कुछ काम लिखा था अपना एग्रीकल्चर के ऊपर, काफ़ी इन्होंने वर्क किया था, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के ऊपर कुछ इन्होंने अपनी डेवलप की थी चीज़ें। उसी में इन्होंने फील्ड के एरिया निकालने में जो इस्तेमाल किए, जो फॉर्मूले इस्तेमाल किए ट्राइंगल का एरिया निकालने में, ट्राइंगुलर फील्ड का एरिया निकालने में, उसमें हीरोन फार्मूला इन्होंने इस्तेमाल किया है कहीं ना कहीं, उस तरीके का काम इन्होंने किया है। इसीलिए माना जाता है ये जो टेक्स्ट लिखा गया था ये लिखा गया था 62 AD में, तो ये मान लिया गया कि ये टाइम जो है वो हीरोन का टाइम था, यहाँ पे ही लगभग जन्म हुआ इनका। तो सबसे जो मान्य डेट है वो मानी जाती है 62 AD। हालांकि आपसे कोई पूछने वाला नहीं है, जब भी आप एंशियंट मैथमेटिशियन या फिलोसोफर या किसी की भी बात करते हैं तो उसमें आपसे कभी डेट नहीं पूछी जाती कि उसका जन्म कब हुआ है। ये बस आप जानने के लिए समय है कि यार इस समय पे फर्स्ट सेंचुरी, सेकंड सेंचुरी या फर्स्ट सेंचुरी AD BD में, BC में उसका जन्म हुआ था, ये बात है। तो ये चीज़ें कही हैं। तो कोलुमेला और हीरोन को माना जाता है कि ये दोनों ही जो हैं वो पहले के जो सोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल करते थे, दोनों में काफ़ी सिमिलरिटी है इनके वर्क में, तो माना जाता है कि दोनों साथ में रहे होंगे, कंटेम्प्रेरी रहे होंगे, ये बातें हैं। उसके बाद इनका जो एक और जो रेफ़र किया जाता है जिसकी वजह से इनके जन्म के ऊपर और इनके लाइफ के ऊपर डिबेट जो थोड़ी है उसको शांत करता है, वो ये है कि हीरोन जो हैं उन्होंने अपने वर्क में एक इक्लिप्स की बात करी थी। एक इक्लिप्स जो था, जो चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण जो होते हैं उसकी बात करी थी, और वो इक्लिप्स जो हुआ था वो 13 मार्च 62 में हुआ था और माना जाता है कि उस समय इनका जन्म हुआ। इन्होंने इस अपने वर्क में इस चीज़ की बात करी है और ये 11 बजे हुआ, तो ये ही डेट इनकी मानी जाती है। और इनकी डेथ कब हुई वो तो अननोन है ही है। तो जन्म और मृत्यु के ऊपर काफ़ी डिबेट हैं, उन डिबेट्स में आप अलग अलग जगहों पे जाके आप अलग अलग उनका वर्णन देख सकते हैं, वो एक अलग बात हो गई। लेकिन अब इनके ऊपर आते हैं इनका काम क्या क्या रहा है और क्या क्या चीज़ें उन्होंने कही हैं। उसके बाद अलेक्जेंड्रिया का पता इसलिए चलता है क्योंकि अलेक्जेंड्रिया का जो म्यूजियम था वहाँ पे ये अपने लेसन्स देते थे। इनके जो लेसन्स हैं उनके नोट्स मिले हैं, जिस फील्ड में इन्होंने, इनके जो स्टूडेंट्स रहे थे उन्होंने बताया है कि वो अलेक्जेंड्रिया के जो हीरोन हैं उनसे पढ़े हैं। तो उससे ये चीज़ तो क्लियरिफाई हो जाती है कि अलेक्जेंड्रिया में ही इन्होंने अपना जीवन ज़्यादा बिताया है। हालांकि बाद में काफ़ी घूमे फिरे भी हैं और घूमने फिरने की वजह से भी वो चीज़ें तो रही हैं। उसके बाद पपूज जो हैं, जो इसके बारे में हमने बात करी थी, इन्होंने अपना जो हीरो की जो किताब है डिस्क्राइब द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ हीरोन इन बुक 8 इन द मैथमेटिकल कलेक्शन, उनका जो मैथमेटिकल कलेक्शन है पपूज की, उनके बारे में हम सेपरेट बायोग्राफी करेंगे तब बताऊंगा। तो उन्होंने काफ़ी सारी किताबें लिखी, उस बुक में एक बुक में उन्होंने हीरोन का जिक्र कर रखा है। तो इसका मतलब एक बात तय है कि पपून से तो पहले के ही हैं ये हीरोन, ये बात तो तय है। पपून का जन्म होता है 290 से 350 AD में इनकी डेथ होती है, तो वो उससे पहले के हैं। तो 250 AD से जो वाला कॉन्सेप्ट है वो भी माना जा सकता है, यहाँ भी माना जा सकता है। तो ये चीज़ ज़्यादा क्लियर करती नहीं है कि पपूज से क्या आप समझते हैं, बस इतना समझ में आता है कि आप 3rd सेंचुरी से तो पहले के ही हैं और वो सब क्लियर हो ही रहा है, ये बात है। अब बात करते हैं इनका जो वर्क है, जियोमेट्रिकल जो वर्क है जो बहुत ही मशहूर है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट किताब है मेट्रिका। मेट्रिका जो किताब है जो कि 1896 में मिली थी, इसको 3 किताबों में बांटा गया है। 3 किताबों में अलग अलग चीज़ें यहाँ पे डील करती हैं, जिसमें एरिया, वॉल्यूम, इन सब चीज़ों का है। एरिया में जैसे मैंने ट्राइंगल का एरिया का तो फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, लेकिन सिर्फ ट्राइंगल का नहीं, बाकी सारे जो प्लेन्स हैं, चाहे वो 3D हो, 2D हो, सॉलिड फिगर्स हों, उन सभी का एरिया निकालने के इन्होंने काफ़ी सारे फॉर्मूले और काफ़ी सारा इसमें वर्क इनको आपका देखने को मिलता है। एंशियंट बेबीलोनिया के जो लोग थे वो काफ़ी माने जाते हैं कि वो साइंस में उन्होंने काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट कर रखा था और ग्रीक वर्ल्ड ने उनसे काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं। तो उसमें से एक हीरोन भी थे जो एंशियंट बेबीलोनिया के वर्क को समझ रहे थे, पुराने टेक्स्ट को पढ़ते थे, उन्होंने अपने वर्क में भी उनको इंक्लूड किया है। तो मेट्रिका जो है बुक ये डील करती है ट्राइंगल का एरिया, क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर पॉलीगन्स जितने भी हैं उसमें 3 साइड से लेके 12 साइड तक का जो पॉलीगन होता है उनके एरिया को निकालने की इन्होंने तरीके बताए हैं। सरफेस ऑफ कॉन्स, सिलेंडर, प्रिज्म, पिरामिड, स्फीयर, इन सभी के ऊपर इन्होंने
अपने जो वर्क हैं उसमें बताया है कि किस तरीके से उनको निकाल सकते हैं अप्रोक्सीमेट एरिया। सारे के सारे फॉर्मूला मैं नहीं कह रहा कि हीरो ने ही दिए हैं, लेकिन उन्होंने अपना अलग मेथड उनमें बताया था। उसके अलावा बेबीलोनिया के जो लोग पहले से 2000 साल पहले से जानते थे कि स्क्वायर रूट नंबर का कैसे निकालते हैं, उसको इन्होंने अपने वर्क में इंक्लूड किया है। अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है उसके लिए इन्होंने मेथड बताए हैं। उसके अलावा जो बुक 1 है, जैसे कि बताया मैट्रिका में 3 किताबें ना, तो बुक 1 जो है वो प्लेन फिगर्स का सरफेस एरिया निकालने के ऊपर बात करती है। उसके अलावा जो प्लेन फिगर्स हैं उनका और जो सरफेस एरिया है कॉमन सॉलिड्स का, उनका दोनों का ही एरिया इस बुक 1 में बता रखा है। इंक्लूड ए डेरिवेशन ऑफ हीरोन फार्मूला। जो हीरोन फार्मूला है, कुछ लोग कहते हैं कि आर्किमिडीज का फार्मूला था ये, उसके बाद हीरोन ने इसको खुद ले लिया और उसके बाद हीरोन के फार्मूले से ही नाम से जाना जाने लगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत भी आपने पढ़ा होगा, इनके बारे में हम वीडियो जल्दी ही लेके आने वाले हैं। तो ये हीरोन फार्मूला था जिसको मैंने शुरुआत में भी आपसे डिस्कस किया था। एक ट्राइंगल जिसकी साइड्स ए, बी और सी हैं, उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला ये होगा अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, जहां एस जो है वो हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल है, यानी कि तीनों साइड को जोड़ के उसमें 2 का डिवाइड दोगे तो एस आ जाएगा आपके पास। ये है बुक 1 में, जैसे मैंने पहले बताया। उसके अलावा और भी चीज़ें हैं इसमें, जिसमें स्क्वायर रूट वाली बात हो गई है, ये तो मैंने पहले ही इंक्लूड कर दिया। बुक 2 जो है वो बताती है कि जो अलग अलग सॉलिड्स हैं, 3D ऑब्जेक्ट्स हैं, आप चाहे सिलेंडर देख लो, स्पीयर देख लो या फिर क्यूबॉइड क्यूब देख लो, इनको प्लूटोनिक सॉलिड्स जो हैं 5 तरह के, इनका वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है उसके ऊपर इन्होंने बात करी है। उसके अलावा बुक 3 जो है ये जो प्लेन और सॉलिड फिगर्स हैं, प्लेन सॉलिड्स यानी आपके 2D ऑब्जेक्ट्स और 3D ऑब्जेक्ट्स में आपके सॉलिड आ गए, तो इनका पार्ट कैसे निकाला जा सकता है, इनका एरिया कैसे निकाला जाएगा, उनके रेशियो कैसे निकाले जाएंगे अलग अलग पार्ट में, उनके बारे में बात कर रखी है। तो बेसिकली ज्योमेट्री के ऊपर काफ़ी सारा इन्होंने वर्क एरिया, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, इनको निकालने में काफ़ी सारा काम किया है। उसके बाद न्यूमेटिका इसी का पोर्शन है। एक और किताब है न्यूमेटिका में, 2 किताबें हैं इनकी, उसमें इन्होंने मैकेनिकल डिवाइसेस बनाने के ऊपर काम किया है। जैसे मैंने कहा था ना कि एक्सपेरिमेंटर थे, बहुत सारी डिवाइसेस बनाने की कोशिश करते थे, जिसमें स्टीम है, एयर है, वाटर प्रेशर के ऊपर काम करने वाली डिवाइसेस बनाते थे। वेंडिंग मशीन बना दी थी इन्होंने, आगे हम बात करेंगे, छोटी वेंडिंग मशीन उस समय के हिसाब से ये कर दिया था। अब जब भी मैं JF डालता हूँ, जिप्स डालता हूँ फाइल, तो उसको बाद ये नहीं होता है 1 सेकेंड के लिए। उसके बाद इन्होंने क्या काम किया है, अगला देखिए। उसके बाद इन्होंने एक और किताबें लिखी हैं छोटी छोटी, मैकेनिक्स में जो काम किया है। चेरोबलेस्टिका जो किताब है, इसके अंदर इन्होंने डिक्शनरी और इनके ऊपर काम किया है, जो अब इसके ऊपर सर्टेनिटी नहीं है कि इन्होंने हीरो ने ही लिखी है कि नहीं लिखी है, बस कई लोग क्रेडिट देते हैं कि ये भी हीरो की ही किताब है, ऐसा माना जाता है। बेलो फिस्किया, देखिए सारे नाम जो है ना वो ग्रेको रोमन आपको लैंग्वेज वहाँ पे दिखेगी, इजिप्शियन लैंग्वेजेस दिखेंगी, तो उसकी वजह से आप कई बार मैं प्रोनाउंस ढंग से नहीं कर पाता हूँ, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। बेलो पोशिए का जो किताब है, इसमें इन्होंने वॉर में जो इंजन्स काम में आते हैं उनको कंस्ट्रक्ट करने की तरीके बताए हैं, जो कि आगे चल के आपको सिमिलरिटी दिखेगी। फिलोन और वेटुवियस जो एक पुराने रोमन आर्किटेक्ट इंजीनियर थे, इन्होंने जो 1st सेंचुरी BC में जो काम किया, इसके ऊपर इन्होंने अपना रिसर्च किया है, अपना डेवलपमेंट किया है कि इस मशीनों को कैसे सुधार किया जा सकता है, कैसे उसको और बेहतर किया जा सकता है, वॉर मशीनरी को बेहतर बनाने के लिए काम किया है बेसिकली। उसके अलावा मेटिका जो किताब है, इसमें मेजरमेंट्स के, एरिया निकालने के, इन चीज़ों के ऊपर 133 डेफिनेशंस हैं जियोमेट्रिकल टर्म्स की। जो आप कोई भी जियोमेट्रिकल टर्म है उसके इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसमें 133 तो डेफिनेशन दे रखी है इन्होंने अलग अलग। और ये चीज़ें जो हैं, कहा जाता है कि कुछ फैक्ट्स जो हैं ये कहते हैं कि ये डायोफोंटस से भी इंस्पायर था। डियोफोंटस की बायोग्राफी मैं ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ, उनको फादर ऑफ एल्जेब्रा कहा जाता है। अल ख्वारिज़मी के साथ उनको फादर ऑफ एल्जेब्रा का टाइटल दिया जाता है, दोनों को ही माना जाता है। अल ख्वारिज़मी को भी फादर ऑफ एल्जेब्रा कहते हैं और डायोफोंटस को भी कहते हैं, तो दोनों की बायोग्राफी तो मैं डायोफोंटस की कर चुका हूँ, अल ख्वारिज़मी की जल्दी ही करेंगे। फिर जियोमेट्रिका जो है सीम्स टू बी ए डिफरेंट वर्जन ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द मेट्रिका। डिफरेंट वर्जन दिखता है इसमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं आपको, जो कि ये नहीं माना जाता कि पूरी तरीके से ही हीरोन ने लिखे हैं। कुछ उसमें आगे देखने हो कि उनके बाद के कुछ मैथमेटिशियंस या उनके जो पुपिल्स रहे होंगे, उनके जो स्टूडेंट्स रहे, उन्होंने भी उसमें काम किया है कि इन्होंने लिखी है, कई बार उसके ऊपर डिबेट रहती है। ठीक है, स्टीरियोमेट्रिका, ये मेट्रिका के ही हिस्से हैं।
स्टीरियोमेट्रिका मेजर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स एंड लिस्ट पार्ट बेस्ड ऑन द सेकंड चैप्टर एंड द मेट्रिका अगेन बेस्ड ऑन द एग्जाम्पल। इसके ऊपर इसमें भी एग्जाम्पल दे रखे हैं। ये भी कई बार कहा जाता है कि बाद के एडिटर्स ने इसको मेजर वो किया है, एडिट किया है। मेंशुरेशन जो बना है आज का शब्द, मेंशुरे जो मेजर करती है, जिसमें आप एरिया, किसी भी ऑब्जेक्ट का एरिया, वॉल्यूम, ये सब चीज़ें निकालते हैं, उसमें वर्क में आपको देखने को मिलता है कि ये भी लेटर ऑथर जो हैं उन्होंने इनके वर्क को आगे बढ़ाया है। कोई भी रिसर्चर होता है, कोई भी किसी चीज़ को डेवलप करता है, उसके बाद के जो ऑथर्स हैं वो भी तो उसको डेवलप करते हैं, लेकिन क्रेडिट जो है वो ओरिजिनल ऑथर को कई बार ज़्यादा मिल जाता है। ये चीज़ें होती हैं। कैटोपैट्री का जो है ये डील करती है मिरर में, और जो टोलमी के जो वर्क हैं उसको ये माना जाता है कि कुछ लोग कहते हैं टोलमी का वर्क है, कुछ लोग कहते हैं कि हीरोन ने ही इसको मेनली डेवलप किया है, तो टोलमी का नहीं माना जा सकता। ये सब चीज़ें हैं। तो उसके अलावा डियोफेट्रा में क्या किया इन्होंने, डियोफेट्रा जो है इसमें एस्ट्रोनॉमी के ऊपर इनके काम देखने को मिलते हैं। डियोफेट्रा में क्या होता है, बेसिकली जो एस्ट्रोनॉमिकल डिवाइसेज हैं जिसका इस्तेमाल करने में, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को उनको देखने में या उनकी गति को समझने में जो चीज़ें बन सकती हैं, जो भी डिवाइसेस बन सकती हैं, उनके ऊपर भी इन्होंने काम किया है। जो मून के इक्लिप्स हैं उनको ऑब्जर्व करने की इन्होंने कोशिश करी है, अलग अलग सिटीज़ में जाके कि कहाँ पे मून कितने टाइम पे होता है, मून का जो इक्लिप्स है यानी सूर्य चंद्र ग्रहण जो है वो किस तरह से होता है, ये बात है। द फैक्ट दैट टोलमी डज नॉट अपीयर इन हैव नोवन दिस मेथड, दिस लेड हिस्टोरियंस टू मिस्टेकनली बिलीव दैट हीरोन लिव्ड आफ्टर टोलमी। कुछ लोगों का ये भी है कि टोलमी जो है ये जो मिस्टेक करते हैं कुछ लोग कि टोलमी से पहले पैदा हुए होंगे, ये क्या बोलते हैं अलेक्जेंड्रिया, हीरोन ऑफ अलेक्जेंड्रिया, वो गलती करते हैं क्योंकि ये जो मेथड थे टोलमी को नहीं पता था। तो नहीं पता था इसका मतलब टोलमी जो एक इतने बड़े उनका दर्जा माना जाता है एस्ट्रोनॉमी में, एंशियंट टाइम में उस समय पे वैसा एस्ट्रोनॉमर नहीं था। हालांकि टोलमी की जो थ्योरी थी वो जियोसेंट्रिकल मॉडल उन्होंने बताया था, मैंने बताया था आपको कि उन्होंने कहा कि धरती के चारों तरफ ही सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं, सूर्य भी धरती के चारों तरफ ही चक्कर लगाता है, जो कि गलत साबित हुई थी। लेकिन और भी फील्ड में उन्होंने काम किया था जो कुछ चीज़ें उनकी सही भी थी। तो पहले वो ऐसे रैशनल एस्ट्रोनॉमर तो थे, कम से कम वो चीज़ों को एक तरीके से ऑब्जर्वेशन के आधार पे देखते थे, ऐसे नहीं कि धर्म की चश्मा से नहीं देखता थे टोलमी, तो उसलिए वो एक बड़े महान एस्ट्रोनॉमर माने जाते हैं। उसके अलावा मैकेनिका में इन्होंने और भी काफ़ी सारी ट्रीटीज़ लिखी हैं जिसमें उन्होंने काफ़ी सारे डायमेंशनल जो चीज़ें हैं उनका प्रोपोर्शन निकालने में, उनकी शेप को कंस्ट्रक्ट करने में तरीके बताए हैं। आज जो आप कंस्ट्रक्शन करते हैं किसी भी शेप का तो आपको अलग अलग मेथड्स दे रखे हैं, उसमें उन्होंने अपना अर्ली जो वर्क है वो किया था। जो बुक 2 है मैकेनिका की, उसमें उन्होंने पुली के थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाते हैं तो आपको आसानी होती है ना, यहाँ से कोई चीज़ उठाते हैं, आप कुएं से बाल्टी निकालते हैं मान लो, तो पुली का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको वो मैकेनिक्स ही तो है जिससे आप चीज़ें आसानी से खींच सकते हैं। वेट को ज़्यादा अच्छे से पुल करने के लिए यहाँ पे पुली का इस्तेमाल करते हैं। तो ये इस्तेमाल करना इन्होंने सिखा दिया था, इस तरीके के हैवी ऑब्जेक्ट्स को कैसे उठाया जा सकता है, ये मैकेनिक्स में इनका काम है। उसके अलावा बुक 3 जो है उसमें ऑब्जेक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए चीज़ों को मतलब जैसे क्रेन्स वगैरह जो इस्तेमाल होती हैं, मॉडर्न डे क्रेन्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन ऐसे इक्विपमेंट्स बनाए इन्होंने जिससे क्या होता है कि चीज़ें आसानी से उठ जाएं, उनको थोड़ा लंबी दूरी तक ले जाया जा सके, जिसमें लेबर कॉस्ट आपकी बचे और जो आदमी को जितना जोर आता है उससे कम आए। ये बेसिकली इन्होंने इसके ऊपर काम किया। तो मैकेनिक्स में इन्होंने काम किया। सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, मैं आपको डायग्राम दिखाता कि किस तरीके की चीज़ें इन्होंने बनाने की कोशिश की, लेकिन वो चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। आप एक चीज़ सोचिए, हम इजिप्ट की बात करते हैं, जब पुराने इजिप्ट की, तो इतने बड़े बड़े पिरामिड बने, इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनी, जो आप देखेंगे कि इन पत्थरों को, इतने बड़े बड़े स्टोन्स हैं, उनको ह्यूमन बीइंग उठा ही नहीं सकते, कितने भी लोग लगें। तो कुछ ना कुछ तो टेक्नोलॉजी है, कुछ ना कुछ तो ऐसा रहा था, उनकी इंजीनियरिंग थी जिसके थ्रू वो इतना ज़बरदस्त आर्किटेक्चर बनाते थे। और वो एंशियंट बेबीलोनिया में आपको देखने को मिलता है, इजिप्ट में देखने को मिलता है। तो उस तरीके की चीज़ों को इन्होंने रीड भी किया था और इन्होंने उस तरीके की कुछ मशीनरी बनाने की कोशिश भी की। उसके अलावा आज का जो आप स्टीम टरबाइन देखते हैं वो तो एक अलग लेवल का अलग चीज़ हो गई, लेकिन इन्होंने एक पुरानी डिवाइस बनाई थी जिसको नाम बोलते थे इयोलिपिल, लिपाइल इसको बोल सकते हैं आप, जो भी इसको प्रोनाउंस करें। ये एक ऐसी मशीनरी इस तरीके से बनाई थी कि इसके टरबाइन से, ये एक तरीके से स्टीम से, टरबाइन जो है भाप से ये काम करती थी। हालांकि मॉडर्न डे स्टीम टरबाइन्स हैं वो अलग हैं और इनका जो वर्क है
दो हीरो डज नॉट मेंशन रोटेटिंग पार्ट ऑफ द डिस्क्रिप्शन। वर्टिवियस जो हैं बाद में फर्स्ट सेंचुरी वाले जो रोमन जिनके बारे में हम बात करी थी, वो मेंशन करते हैं इस डिवाइस के बारे में, और उन्होंने कहा कि ये उन्होंने पहले से इंस्पायर्ड एक और व्यक्ति थे, एक और एक्सपेरिमेंटर थे क्लेटेबियस, इनसे इन्होंने इंस्पायर होकर इस चीज़ को बनाया है। तो ये चीज़ है, इसके ऊपर भी इनका काम माना जाता है कि एओलेफिल जो है इन्होंने बनाई। विंड व्हील इन्होंने बनाया था एंशियंट टाइम में, कि जो जिस तरीके से साउंड जनरेट कर सके, विंड से पावर जनरेट कर सके, तो विंड व्हील इन्होंने बनाया था पुराना एंशियंट टाइम का। आज के विंड व्हील से इनको कंपेयर मत करना, लेकिन पुराने तरीके से एक ऐसे एक्सपेरिमेंटर थे, सोचिए, जो उस समय पे ऐसे ऐसे नए नए इजाद करने की कोशिश करते थे जिससे चीज़ें आसान हों, काम करने में उनको मदद मिले। वेंडिंग मशीन, वेंडिंग मशीन क्या होती है? वेंडिंग मशीन है जिसमें आप कुछ भी डालें, जैसे सिक्का डालें और उसमें आपको कुछ उससे कोई आउटपुट निकल के, कुछ चीज़ें निकल के हैं। जैसे वेंडिंग मशीन्स के आज जैसे कुछ हो जाते हैं ना, कुछ जैसे आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह के कैन वगैरह खरीद सकते हैं वेंडिंग मशीन में, कुछ डाल के, सिक्के डाल के, पैसे डाल के। वो जो वेंडिंग मशीन है उसका क्रेडिट तो देखिए 1883 में वेंडिंग मशीन बनाई थी एवरेट ने, ठीक है, इन्होंने बनाए थे, इसको इनका इन्वेंटर माना जाता है। लेकिन एक ऐसी वेंडिंग मशीन जिससे होली वाटर, पानी, एक पवित्र पानी निकलता था, उस तरीके की वेंडिंग मशीन बना दी थी हीरो ने, उस समय पे बना दी थी वेंडिंग मशीन, जिसमें सिक्के डाल के आप यहाँ से जो होली वाटर है उसको निकाल सकते थे। ये इनका सिस्टम था, किस तरह से ये मशीन काम करती थी। बहुत ही अलग तरीके की टेक्नोलॉजी थी। अब अलग वेंडिंग मशीन्स आ गई हैं, अब तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से चलती हैं, वो उनमें सारे की सारी अलग चीज़ें होती हैं। लेकिन ये वेट और उसके ऊपर वेट से डिपेंड होता था कि सिक्का डालने से उधर एक तरफ से वेट पड़ता था और उससे पर्टिकुलर अलग अलग कॉइन के हिसाब से इन्होंने ये चीज़ें डेवलप की थी। तो ये वाटर डिस्पेंस करने वाली, होली वाटर डिस्पेंस करने वाली जो वेंडिंग मशीन है उसका भी इजाद कर दिया था हीरोन ने। उसके अलावा फील्ड ऑफ ऑप्टिक्स में इन्होंने काम किए हैं। जो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम का जो कॉन्सेप्ट बाद में दिया था फ्रेंच मैथमेटिशियन पियर्स डी फरमांट ने, जिनको फरमेंट प्रिंसिपल भी कहा जाता है। ये प्रिंसिपल हालांकि माना जाता है कि हीरोन ने कुछ इस तरीके का प्रिंसिपल दे दिया था बहुत पुराने समय में, और इसके ऊपर उन्होंने एंशियंट टाइम में वर्क कर लिया था। जैसे कि ये क्या है, लीस्ट टाइम का जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें जो आपका प्रकाश है, जो लाइट है, वो अलग अलग माध्यम में मतलब वो रास्ता ढूंढती है लाइट हमेशा जिसमें वो सबसे पहले पहुंच सके। दो रास्ते हैं, मान लो एक रास्ता अलग है तो सीधी रेखा में लाइट निकलती है, आप सब जानते हैं। वो क्यों? क्योंकि जहां से उसको सबसे कम टाइम लगेगा ना, वहां से निकलेगी, उस मीडियम से होकर लाइट हमेशा निकलेगी जहां से उसको सबसे कम टाइम लगता है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ लाइट लीस्ट टाइम है। इसको डिटेल में देखें तो और डिटेल एक्सप्लेनेशन है, वो हम फर्मेंट के टाइम पे पढ़ेंगे। लेकिन इसके ऊपर इन्होंने अपनी रिसर्च कर ली थी ऑप्टिक्स में, ये इनका कंट्रीब्यूशन है। ग्रीक थिएटर में भी, उसमें भी नए नए इन्वेंशन करने की कोशिश करते थे। ग्रीक थिएटर बहुत मशहूर था उस समय, थिएटर में लोग बहुत जाते थे, थिएटर को बहुत पसंद करते थे। तो थिएटर की एक्टिविटी में इन्होंने एक इस तरीके की डिवाइस बनाई, जो कि एक तरीके से ये आपको देखेंगे कि ये यहाँ पे राजा को दिखा दिया, उसके अंदर जैसे कठपुतली चलती है ना, आज कठपुतली के जो प्ले होते हैं, उसको थोड़ा उस तरीके का प्ले उन्होंने करने की कोशिश करी थी कि एक क्रिएट किया, ग्रीक टेम्पल बनाया, उसमें डियोनस का जो है स्टेचू बनाया, उसके आसपास जो है एक लियोपार्ड है और उसके कुछ फेवरेट क्रिएचर हैं जिससे कुछ वो कलाबाजी दिखा सकते थे। तो लोग बड़े खुश होते थे क्योंकि एक वो नया यहाँ पे उनका इनोवेशन था। तो ऐसे ऐसी चीज़ें बनाते थे। पपेट थिएटर में इन्होंने, इनका कंट्रीब्यूशन था, स्टेज में इन्होंने काम किया है। तो ये सब चीज़ें हैं जो उस समय का ऑर्केस्ट्रा हुआ करता था, 10 मिनट के जो प्ले हुआ करते थे उसमें। आज का जो कठपुतली है वो तो अलग तरीके से है, लेकिन उस समय भी इन्होंने इस चीज़ को ग्रीक थिएटर में कर दिया था। उसके अलावा एक हाइड्रोलिक मशीन भी बनाई जिसको हीरोन फाउंटेन कहा जाता है। ये आज आप जानते हैं वाटर जेट यहाँ से निकलता है ना पानी, ये जो फाउंटेन आप आज के समय देखते हैं, तो ये इस तरीके का एक अलग तरीके का फाउंटेन उन्होंने बना दिया था जिसको हीरोन फाउंटेन बनाते हैं। जो आज का जो मॉडर्न सिस्टम है वो उससे काफ़ी इंस्पायर्ड दिखता है आपको। इसमें आज जो देखते हैं वो पूरी तरीके से वैसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे फ्लूइड मोशन को वो उतना ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, लेकिन इन्होंने इस तरीके की चीज़ बना दी, इस तरीके की डिवाइस बना दी जिससे पानी इस तरीके से जेट इंजेक्ट होता था, निकलता था। तो ये भी इनका काम है। हालांकि डिटेल इनके ऊपर इतना बता नहीं सकते क्योंकि इनका वो पुराना जो वाटर जेट्स हैं, फाउंटेन्स हैं, वो मिलते तो नहीं हैं, लेकिन चीज़ों में जो लिखा हुआ है उसके ऊपर जो इनका वर्क है, जो इनके साथ के जो साइंटिस्ट थे, इनके जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने बताया कि किस क्या क्या चीज़ें करते थे, तो उसके आधार पे ये चीज़ें हैं
उसके अलावा और भी इन्होंने काम किए हैं, अलग अलग फील्ड में इन्होंने काम किए हैं। इक्लूड का काम जो है, इक्लूड के ऊपर मैंने बायोग्राफी बना दी है, इनकी जो किताब है एलिमेंट, उसमें भी इन देखने को झलक मिलती है कि हीरोन के वर्क को उन्होंने काफ़ी लिया है। इक्लूड की जो एलिमेंट की जो किताब है वो सबसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बुक मानी जाती है मैथमेटिक्स में, क्योंकि उन्होंने अपने से पहले के जितने प्राचीन मैथमेटिशियंस थे उनके काम को तो इंक्लूड किया है, अपने काम को भी किया है और काफ़ी डिटेल में किया है, जिससे क्या है कि प्राचीन जो मैथमेटिशियंस थे उनका सारा का सारा आपको एक जगह कलेक्शन भी देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको हीरोन को भी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। काफ़ी सारा वर्क ऐसा माना जाता है कि हीरोन का अभी सरवाइव नहीं करता, लेकिन और भी उन्होंने काम किया था, ऐसा देखने को मिलता है अलग अलग राइटर्स के कि ऐसा ऐसा कुछ कुछ काम उन्होंने मैथमेटिक्स में किए हैं, जिनके बारे में हम प्रमाणिक तौर पे कह नहीं सकते, लेकिन एक सच में एक महान मैथमेटिशियन थे वो। और बैलेंसिंग के ऊपर काम किया है, बैलेंसिंग मतलब जैसे बीम वगैरह के जो हमने कहा ना, आर्किटेक्चर में उन्होंने काम किया है, आर्किटेक्चर के इक्विपमेंट्स बनाने में उन्होंने काम किया था, तो वो चीज़ें भी हैं। और उसके अलावा 10th सेंचुरी इस्लामिक कल्चर को सर्वे करते हैं तो वहाँ पे भी हीरो के जो काम हैं वो चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं उनके आर्किटेक्चर में, उनकी जो चीज़ें हैं। और मॉडर्न वर्ल्ड में तो उनका जो काम है मैट्रिका है वो 1896 में मिली है, लेकिन जो आपको अरब वर्ल्ड मिलता है, इजिप्शियन वर्ल्ड मिलता है, जिनका आपस में काफ़ी कनेक्शन हुआ करता था, उनके साथ उनका काम और उनके आर्किटेक्चर को देखते हैं, उनके एंशियंट डिवाइसेस को देखते हैं, तो आपको देखने को मिलता है कि वहाँ पे हीरोन ने वो सब चीज़ें काम करा है। अलग अलग खुदाई में देखेंगे तो आपको कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स मिल जाएंगे, या फिर उनकी जो किताबें हैं उनके आधार पे उन्हीं से रिलेटेड जो आर्किटेक्चर हुआ है उससे भी आपको पता लगता है कि हीरोन का काम है, उसकी झलक इसमें दिखती है। तो ये था हीरोन का जो एक कंप्लीट ओवरव्यू। सारी चीज़ें हम उतना डिटेल में नहीं जा सकते कई बार क्योंकि हर एक फील्ड के ऊपर आप डिटेल में उसको समझना चाहें तो बहुत कुछ डिटेल में जा सकते हैं, लेकिन मैंने शॉर्ट में करने की कोशिश की है। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।